नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज मोदी सरकार के बजट का पिटारा खुला और हर तरफ की हवा बदल गई। इस बजट में हर वर्ग के लिए सौगातें थी, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा जो तोहफा मिला वो मिडिल क्लास को मिला। लंबे समय से उम्मीद की जा रही थी कि टैक्स स्लैब में बदलाव होना चाहिए। खुद अरविंद केजरीवाल ने 7 लाख के टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 10 लाख करने की डिमांड लेटर पीएम को लिखा था। आप समझ सकते हैं कि कोई भी विपक्ष जो टारगेट रखता है वो ऐसा ही होता है जो पूरी होने से उसे उम्मीद नहीं होती। ऐसे में केजरीवाल ने 10 लाख की डिमांड की थी, लेकिन आज जब बजट का पिटारा खुला तो टैक्स स्लैब में छूट की सीमा 12 लाख कर दी गई, यानी किसी की सोच से कहीं ज्यादा। ऐसे में इसका सबसे ज्यादा फायदा मिडिल क्लास को होना तय है। वो मिडिल क्लास जो बीते 2 चुनावों से दिल्ली में बीजेपी से छिटककर आम आदमी पार्टी के पाले में चला गया था, लेकिन अब उसी मिडिल क्लास को ये तोहफा देकर बीजेपी ने दिल्ली चुनाव का रुख पलट दिया है। अकेले नई दिल्ली सीट की बात करें जहां से केजरीवाल मैदान में है, तो यहां 72% मिडिल क्लास वोटर हैं। केंद्र सरकार पहले ही उन्हें 8वें वेतन आयोग के गठन का तोहफा दे चुकी थी और अब टैक्स में राहत देकर बहुत हद तक बीजेपी ने उन्हें वापस अपने पाले में लाने की तैयारी कर ली है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मोदी के बजट ने 8 फरवरी का रिजल्ट सेट कर दिया है? क्या मिडिल क्लास मोदी के साथ मिलकर दिल्ली में बीजेपी के 27 सालों का सूखा खत्म कर देगा? इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले सुनिए आज के अहम बयान। 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है, जनता जनार्दन का बजट। अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इस बजट में न्यू एज इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए गीग वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है। ये बजट न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, बल्कि हमें भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करता है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने मांग की थी कि सरकार इस बात की घोषणा करे कि वो पूंजीपतियों का कर्जा माफ नहीं करेगी। ऐसी तो कोई घोषणा की नहीं। आपने 12 लाख सैलरीड क्लास के लिए किया, लेकिन जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं उनको आपने इससे बाहर कर दिया। उनको कैसे राहत देंगे आप? तीसरी बात, किसानों के फसल का दाम दोगुना करने की जो आपने बात कही थी उसका कोई जिक्र आपने नहीं किया। चौथी बात, इस देश का नौजवान जिनको आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, 11 साल में 22 करोड़ नौकरी मिलनी थी, उसका जिक्र आपने कहीं दूर दूर तक नहीं किया। तो कुल मिलाकर ये बजट भी आपने चंद पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए है। तो अरविंद केजरीवाल भी ट्वीट करके कह चुके हैं कि जो मांग हमने की थी वो मांग तो पूरी नहीं की गई। हालांकि जो सैलरीड क्लास को तोहफा मिला है आज मोदी सरकार की तरफ से, उसकी चर्चा जरूर की जा रही है। इससे कितना रुख दिल्ली इलेक्शन का बदलेगा, आइए इसी पर करते चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं, अरविंद वाजपेयी जी प्रवक्ता एलजेपीआर हमारे साथ हैं, तहसीन पूनावाला भी हमें ज्वाइन करेंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, निवांश शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निवांश शर्मा जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। आज के मोदी सरकार 3.0 के पहले पूर्ण बजट ने क्या 5 फरवरी और 8 फरवरी की तस्वीर को बदल दिया है? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और अगर यही नीयत होती सरकार की तो शायद दिल्ली के लिए कुछ किया होता, लेकिन इस बजट में दिल्ली के लिए कुछ नजर नहीं आ रहा। नजर क्या आ रहा है? अरविंद केजरीवाल जी देखिए IRS ऑफिसर रहे हैं, बहुत सीनियर अफसर रहे हैं इनकम टैक्स के अंदर। वो समझते हैं बजट को, वो समझते हैं कि किस तरह से कैसे बजट एलोकेशन करके मिडिल क्लास को हम लोग हेल्प कर सकते हैं। बीइंग एक ऑप्टिमिस्टिक सरकार और एक ऑप्टिमिस्टिक पार्टी होने के नाते हमने सरकार के सामने एक 7 पॉइंट एजेंडा रखा था, 7 पॉइंट्स रखे थे, और हमने दिल्ली वासियों की आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करी थी। हमने ये कहा था कि आप जो टैक्स स्लैब है उसको बढ़ा दीजिए। सरकार ने वो बात मानी है, लेकिन उसके अंदर भी बिल्कुल एक ब्लैक स्पॉट है जिसके तहत ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 12 लाख किस के लिए है। बता रहे हैं कि इनकम टैक्स बिल भी अभी नहीं आएगा, बात चुनाव के बाद आएगा, तो क्लैरिटी शायद तभी मिलेगी। दूसरी बात, हम सुबह से ये बजट के बाद से सुन रहे हैं विकसित भारत विकसित भारत विकसित भारत। देखिए, विकसित भारत की अगर हम बात कर रहे हैं और हम अरविंद केजरीवाल जी के 7 पॉइंटर्स को छोड़ देंगे तो विकसित भारत की तरफ देश आगे नहीं बढ़ सकता। अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था कि आप एजुकेशन के बजट को 2% से बढ़ा के एटलीस्ट 10% करिए, आप हेल्थ के बजट को एटलीस्ट 10% करिए, आप जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं जनता को डायरेक्टली क्या मिल रहा है। एक सेकंड,
आपके नेता ने जो सजेशन दिया वो पूरा नहीं हो पाया। मैं सिर्फ इतना जान रही हूं, मिडिल क्लास को जो तोहफा आज मोदी सरकार की तरफ से मिला है, ये आप बताइएगा मुझे, हाँ या ना में बताइएगा सर, उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? अगर 12 लाख तक की छूट मिल रही है टैक्स देने में, तो क्या ये सही या गलत, इसे राहत मानते हैं कि नहीं मानते? सरकार का ये कदम स्वागत योग्य कि नहीं? बिल्कुल हाँ या ना मैं बताऊंगा। आप पूरे 5 साल पेट्रोल के प्राइसेस 100 पार कर दो और चुनाव से एक दिन पहले 10 दिन पहले 5 रुपए कम करके मास्टर स्ट्रोक चिल्लाओ तो नहीं चलेगा ना। वैसे यही एग्जैक्टली हुआ है। आप इनडायरेक्ट वे में जनता के ऊपर दुनिया भर के टैक्स इंपोज कर देते हो। आप दूध पे टैक्स लगा देते हो, आप घी पे टैक्स लगा देते हो, आप पॉपकॉर्न पे टैक्स लगा देते हो, आप 2 व्हीलर पे टैक्स लगा देते हो। निवान जी, आपको ये मांग करनी चाहिए थी ना। निवान जी, सुनिए कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी पढ़ी लिखी होने की बात कर रहे थे, अपने नेता की क्वालिफिकेशन की आप बात कर रहे थे, यानी ये बात आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स में अगर बेनिफिट मिलता है टैक्स पेयर को तो वो गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि आप पूरा बेनिफिट दीजिए। एक तरफ तो आप हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर पूजा की सामग्री पे 18% टैक्स लगा देते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं हम मिडिल क्लास के लिए काम कर रहे हैं। ये बताइए कहां से ये जनता को फायदा हुआ? मिडिल क्लास को अगर आपको फायदा करना है तो अरविंद केजरीवाल जी की तरह जनता के हाथ में पैसा रखना पड़ेगा। मैं जवाब दूंगा, आपने दिया नहीं सर मुझे हाँ या ना में जवाब। अगर 12 लाख का कोई फायदा नहीं हो रहा। 1 मिनट, 12 लाख सालाना आय पर अगर छूट मिल जाती है, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, तो वो सही है या गलत है? सिर्फ इतना बताना है आपको, सही किया या गलत किया? मैंने आपको बताया कैसे आप एक पहलू को आप एक जेब में पैसे डाल के दूसरे जेब से निकाल रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं एक ही जेब का बताओ, आप यही बताओ ये वाली जेब में पैसे डाले, इधर से निकाल रहे हैं उसकी बात मत करो, ये तो सही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है जो 25,000 रुपए जनता के हाथ में डाल रहा है। जनता को, मिडिल क्लास को डायरेक्टली 25,000 का बेनिफिट। ठीक है, तहसीन पूनावाला जी भी हमारे साथ स्टूडियो में है। आपकी बात पर वो बार बार अपना सर झुका रहे हैं, बार बार वो कह रहे हैं कि क्या निवान जी कह रहे हैं। मैं प्रेम शुक्ला जी से काउंटर करवाना चाह रही थी, लेकिन तहसीन जी बोलना चाह रहे हैं। तहसीन जी दे दीजिए जवाब, फिर प्रेम शुक्ला जी आ रही हूँ आपके पास सीधा। देखिए, सबसे पहले तो माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को बहुत बहुत बधाई। जो डिमांड्स हम लोग कर रहे थे, जो हम लोग सोशल मीडिया पे चला रहे थे, टैक्स टेररिज्म, इनकम टैक्स में जो रिलीफ दिया है उसको बधाई। और भी आलोचना है, भाजपा की आलोचना करना चाहिए, लेकिन जो अच्छे काम किए उसको हम उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। प्रॉब्लम आम आदमी पार्टी की क्या है? आप उनसे सवाल पूछते हो, आपके पापा घर पे मेरी मम्मी कुछ और कर रही है। भाई सवाल क्या है? डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है, वो इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। सवाल हम कौन सा कर रहे हैं? डायरेक्ट टैक्स की। और हर से अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल ये है कि दिल्ली एकमात्र स्टेट था जो पॉजिटिव सरप्लस बजट में था जब से आए डेफिसिट में चला गया है। ये उनका मॉडल है। प्लीज, आज तो वो आश्चर्यचकित हो गए। सवाल देखिए, बजट में कुछ अच्छी चीजें, कुछ और होना चाहिए था जिसके बारे में हम बाद में आलोचना करेंगे, लेकिन जो अच्छी चीजें पहले उसकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करें। न्यूक्लियर 500 गीगावाट्स न्यूक्लियर पावर, सिविलियन न्यूक्लियर पावर, फैंटास्टिक, 100% FDI इंश्योरेंस, वेरी गुड। इस तरह की चीजें, लेकिन जिस पे मैं डिसअपॉइंटेड हूं, कॉर्पोरेट टैक्स को कम नहीं किया। कॉर्पोरेट टैक्स को कम करना चाहिए। अब भी इनकम टैक्स लेवल हाई स्लैब 30% बहुत ज्यादा है, उसको कम करना चाहिए। और एक रोड मैप होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्सेस, जो प्राची आप बढ़ते, जो आपका कैमरामैन बढ़ता है, जो वहां पर वो बैठे आपके स्टूडियो में, डायरेक्ट टैक्सेस का नेट हम कैसे बढ़ाते, इससे सर्विस क्लास को राहत मिलेगी। इस वाले से थोड़ी मिलेगी, लेकिन ज्यादा राहत देनी है तो हमें टैक्स नेट बढ़ाना है, कम से कम राहत मिलेगी, ये तो आप मान रहे हैं ना निवान जी? तो ये भी नहीं मान रहे कि राहत मिलेगी। क्या ये दिल्ली चुनाव का प्रेशर है निवान जी की जो अच्छा है वो भी नहीं दिख रहा, उसमें भी कमियां ही निकालेंगे आप? छोटा सा जवाब। देखिए, मैं तो ये तहसीन भाई की बात से बिल्कुल हैरान हूं। इनको किसने ये बात कह दी कि हमने जो है वो मिडिल क्लास के लिए भी कहा? हम तो ये कह रहे हैं कि आप मिडिल क्लास तक उसका बेनिफिट पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, ये सवाल है। इसका जवाब मैं दे रहा हूं कि नहीं पहुंच रहा। वो इसलिए नहीं पहुंच रहा क्योंकि आप जवाब आप सोच कर आए हैं, आप वही बोलेंगे या वही क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर आप रट कर गए हैं? ऐसा नहीं होता है। मैं आपसे डायरेक्ट टैक्स पर सवाल पूछ रही हूँ। मैं आपसे मिडिल क्लास को जो रियायत मिली है उस पर सवाल पूछ रही हूँ। खैर, प्रेम शुक्ला जी को चर्चा में ले आती हूँ, इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे 1 मिनट 10 सेकंड मुझे क्लियर करने दीजिए। आपके सवाल का जवाब वो देंगे ना सर, वो देंगे आपके जवाब का सवाल का जवाब। प्रेम शुक्ला जी संतुष्ट नहीं है ना अभिनिवान जी? वो कह रहे हैं डायरेक्ट टैक्स में आप जरूर राहत दे रहे हैं मिडिल क्लास को, लेकिन बाकी तो उसकी जेब से आप निकाल ही रहे हैं ना। यही अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, यही संजय सिंह जी कह रहे हैं। देखिए, हमने कोई जो है आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट नेताओं को संतुष्ट करने के लिए बजट नहीं पेश किया है। यह बजट 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं, आकांक्षाओं
और सपनों की पूर्ति का बजट है। यह सर्वस्पर्शी बजट, संतुलित बजट, सम्यक बजट है और यह विकसित भारत का मानचित्र जो है बनाने वाला बजट है। और इस बजट से मध्यम वर्गीय कितने प्रसन्न है ये तो हर कोई जानता है, भली बात जानता है। और इस बजट के माध्यम से हमने जो है ये तय किया है कि 2047 में भारत जो है विश्व की सर्वाधिक सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में संस्थापित होगा। उसके लिए जो है हमें किस तरह से भारत को जो है ईंधन के मामले में स्वावलंबी बना देना है, किस तरह से भारत को जो है कुशल कामगारों की से सशक्त कर देना है, किस तरह से भारत को शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाना है, किस तरह से भारत को जो है हमारा जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए, इसकी दिशा में काम करने का काम किया गया है। तो लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से सरकार में आए हैं तब से भारत की अर्थव्यवस्था को जो है सामान्य व्यक्ति के कल्याणार्थ कैसे उसका सम्यक सदुपयोग हो उसके लिए ही काम करते रहे। और आज जिस तरह से जो है मध्य वर्ग की लंबे आप याद कीजिए 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता की कमान अर्थवेत्ता डॉक्टर मनमोहन सिंह से ली थी, तब टैक्स का स्लैब जो है इनकम टैक्स का 2.5 लाख रुपए था, आज 12 लाख रुपए तक ले आया गया है। तो इसके लिए तो जो कोई भी भारत की मध्य वर्ग की व्यथा कथा को समझता है वो हर व्यक्ति जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी और आदरणीय निर्मला सीतारमण का अभिनंदन करेगा कि आपने मध्य वर्ग की अभिनंदन तो कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी के लिए सकारात्मक लेकिन ये भी पूछ रहे हैं मार्ग प्रशस्त कि कहीं चुनाव नजदीक है इसी वजह से तो मिडिल क्लास की याद नहीं आ गई, इसी वजह से तो बिहार की याद नहीं आ गई। अरे प्राची जी ये तो बहुत ही हास्यास्पद चुनाव है, हास्यास्पद ये जो है बयान है। अब 2014 फिर तो 2024 के चुनाव के पहले कर दिया जाता, लोकसभा चुनाव थे इस देश में। भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में कभी भी अर्थतंत्र को चुनावों की दृष्टि से खैरात तंत्र में तब्दील करने की परंपरा नहीं है। ठीक, ये थोड़े है कि जैसे केजरीवाल ने कह दिया चुनाव आया कि हम 1000 रुपए पंजाब की जो है स्त्री शक्ति को देंगे, फिर नहीं दिया, चुनाव बीत गया। दिल्ली में लोकसभा चुनाव पहले घोषणा कर दी, फिर नहीं दिया, फिर अब चुनाव आ गया, फिर घोषणा कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में नारी शक्ति को सशक्त किया तो कहकर सशक्त किया, महाराष्ट्र में जवाब दीजिए निवान जी, झारखंड में सशक्त किया। आप महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा करते हैं तो ठीक, हम चुनाव की दृष्टि से नहीं, आप पुजारी ग्रंथियों को 18,000 रुपए देने का वादा करते हैं तो ठीक। यहाँ दिल्ली के 70 लाख से ज्यादा जो मिडिल क्लास वोटर हैं उनको फायदा मिल जाए डायरेक्ट टैक्स में छूट से, तो आप कहते हैं तो गलत है। क्यों सर, दोहरा मापदंड क्यों? देखिए, आपके चैनल पे सोशल वेलफेयर स्कीम्स को खैरात बोला गया, हमें आपत्ति है इस बात से। जब इनके नेता दिल्ली में आके ये कहते हैं कि हम 2500 रुपए देंगे और अरविंद केजरीवाल जी की सारी स्कीम्स जारी रहेंगी, तब उसका क्या मतलब होता है? जब ये दिल्ली में आके डुअल अपना चेहरा, अपना डबल फेस दिखाते हैं और कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी द्वारा दी गई 25,000 रुपए चेहरा आप दिखा रहे हो, हर परिवार को सहायता है वो जारी रहेगी, तो उस पे वो खैरात नहीं होती इनके हिसाब से। इनका ये डबल चेहरा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सच में बेनिफिट करना था तो आपने एजुकेशन सेक्टर के लिए क्या किया, परिभाषा समझ गए, आपने आईटी खैराती लाल बन गए इसलिए आपको हर चीज में खैरात दिखाई, आपने हेल्थ सेक्टर के लिए क्या किया इस बजट में, आप बता दीजिए। आज फिस्कल डेफिसिट का क्या हाल हो गया हमारे देश में, आज कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या हाल हो गया हमारे देश में, आप बता दीजिए। आप लगातार इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कैप लगा के देश को बुरी हालत, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आपने इफेक्ट कर दिया। विषयों पर चर्चा कर लेंगे, की बात सुनिए, लेकिन उन 70 लाख से ज्यादा मिडिल क्लास लोग जो आपके साथ दिल्ली में रहते हैं, जिन दिल्ली वासियों की चिंता करते हैं अरविंद केजरीवाल, जिनकी छोटी से छोटी लड़ाई में खड़े हो जाते हैं, जिनके हर दुख में शामिल हो जाते हैं, आज उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट अगर केंद्र सरकार दे रही है तो आप कह रहे हैं जी गलत है, ऐसा नहीं, कुछ और भी होना चाहिए था। अरे कम से कम ये तो कह दीजिए कि चलिए ये ठीक है लेकिन ये कमी रह गई। हमने ये कहा कि इन्होंने हर एक स्कीम में धोखा दिया जनता को। क्यों इनकम टैक्स बिल जो है वो चुनाव के बाद आएगा, क्यों आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, क्यों क्लैरिटी नहीं दी जा रही लोगों को, क्यों नहीं बताया जा रहा कि क्या स्मॉल बिजनेसेस को 12 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, एमएसएमई का डिंडोरा पीट रहे हैं, ये क्यों नहीं बताते? 60,000 से ज्यादा एमएसएमई बंद कैसे हो गई? 3 लाख लोगों की नौकरी कैसे चलेगी अगर आज बजट पेश हो गया? मैं पूछ रही हूँ 12 लाख तक की सालाना आय पर अगर छूट मिल रही है इनकम टैक्स में,
सही है या गलत है, राहत है या नहीं? आप मुझे ये इसका बता जवाब नहीं दे दीजिए रहे कि हैं ये आप। 12 लाख रुपए की जो छूट है ये स्मॉल बिजनेसेस पे एप्लीकेबल है कि नहीं, बता दीजिए आप। ठीक है तहसीन जी, समझा दीजिए, शायद उनको समझ नहीं आ रहा। जवाब दे दीजिए आप इस बात का, जनता सुन रही है, ऑन रिकॉर्ड जा रहा है, बताइए आप। सेकंड मैं आपको समझाता हूं प्लीज थोड़ा। हालांकि मुझे बीजेपी को अपोज करना है, बट ये आम आदमी पार्टी की इकोनॉमिक्स इतनी खराब है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए बजट बिल इसका इनकम टैक्स का इसलिए चुनाव के बाद कहानियां समझ नहीं क्योंकि वो आती। बजट आम आदमी पार्टी की प्रॉब्लम आपको ये लगती मैंने है, आपके हमें बीच में आपकी एक बार भी नहीं कहानियां बोला। समझ नहीं आती। अच्छा, एक सेकंड, हमें बार गणित भी समझ बीच में आता है बोला। सीधा सीधा। निवान जी, जनता के निवान जी, हाथ में please, कितना एक पैसा मिनट। बच रहा है ये बताओ, आप सर, गोल गोल एक जलेबियां मिनट। मत घुमाओ। एनीवे आम आदमी पार्टी को इकोनॉमिक्स मत सिखाओ, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। जनता के हाथ में वो कितना दिख रहा पैसा है बच रहा है सर, ये हमें बताओ। सर वो आप। दिख रहा है। कहानियां मत, प्राची जी पेपर आपने मत डायरेक्ट दिखाओ टैक्स हमें। की बात करी, आप इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें। सर मुझे उसमें नहीं गिना, मुझे कोई व्यक्तिगत नहीं, प्लीज मैं अपनी बात रख दूं सर, क्योंकि मुझे बीजेपी को अपोज करना है, मेरा काम वो है। आप कहां से आगे में समझ में नहीं आ रहा। मेन चीज है, मेन चीज है देखिए बोलने देना निवान जी, बिल इसलिए बाद में आएगा। बीजेपी को सपोर्ट निवान जी करना। प्लीज एक मिनट। बिल कोई बाद में नहीं आएगा, बिल इसी सेशन में आएगा, ये बजट सेशन है। इनफैक्ट बिल फाइनेंस बिल के तहत आएगा, तो राज्यसभा जाने की भी जरूरत नहीं है। ये इतना भी नहीं पता इनको, ये एज इट इज पास होगा। बट ऑब्वियसली पार्लियामेंट का एक प्रोसीजर होता, वो हाउस में जाएगा, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी में जाएगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कब टेकअप करना है, बिल ड्राफ्ट होगा, उसके बाद आएगा एंड फॉर्मेलिटी के लिए राज्यसभा में जाएगा। अगर बिल फॉर्मेलिटी के लिए राज्यसभा में पास भी नहीं हुआ, जो हो जाएगा, इनके पास नंबर्स है, तब भी वो बिल पास होगा। तो दैट इज नॉट अ क्वेश्चन, बजट सेशन में बिल आएगा। क्या बात कर रहे हैं ये लोग? अच्छा, इनको ठीक। पता मेन चीज क्या है? जनता मैं समझती है। अगर मैं क्या चाहता था, ये मैं जो दो चीज कहानियां हैं, चाहता ये था। सब एक जानते हैं। सेकंड निवान निवान जी, you, यार, what निवान are जी, you doing? निवान जी प्लीज, मुझे अरविंद वाजपेयी जी के पास भी जाना है, वाजपेयी जी वो ने नहीं बात इंतजार की। कर 2 रहे हैं। मिनट यार। मैं क्या चाहता था, दो चीज चाहता था। टैक्स रेट, डायरेक्ट टैक्स रेट को और भी कम करते हैं, हाईएस्ट टैक्स रेट डायरेक्ट टैक्स स्लैब में 20% कर दे, और कॉर्पोरेट टैक्स को 20% पे ले आए, जो अभी 22% प्लस एक्स्ट्रा है, तो 25% आ रहा है। इसके तहत आपका वन टैक्स रेट होने के कारण और आपके टैक्स स्लैब बढ़ेगा, जिसके कारण सरकार की आयु बढ़ेगी और आप स्पेंडिंग कर सकते हैं, कैपेक्स में आप स्पेंडिंग कर सकते हैं। 100% इस वक्त मिडिल क्लास को थोड़ी सी रिलीफ मिली है। एक लास्ट चीज जो मैं चाहता था, फिनटेक और एआई फिनटेक पर कोई पॉलिसी नहीं है। अब भी हमारी एआई फिनटेक, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो पे कोई पॉलिसी नहीं है। वेब 3.0 के बिना फाइनेंस अधूरा रहेगा। लेकिन आप और भी इंडिया मान पीछे रहे हैं कि जाएगी। मिडिल क्लास को कम से कम राहत मिली है, Yes, और इसी temporary राहत मिली पर है। चुनाव दिल्ली का कैसे होगा, इसी पर तो चर्चा कर रहे हैं हम। अरविंद वाजपेयी जी, देखिए बिहार को कुछ मिलता है तो भी कह देते हैं कि चुनाव की वजह से, तो चुनाव की वजह से, चुनाव की वजह से। मिडिल क्लास को कुछ मिलता है तो भी विपक्ष आपसे पूछ रहा है कि यहां तो आप राहत दे रहे हैं, लेकिन बाकी जगहों पर आपने कमर तोड़ दी मिडिल क्लास वालों की। देखिए ऐसे प्राची जी, ये आप वाले जो है ना बार बार सेल्फ गोल करे जा रहे हैं। पहले पूर्वांचल 24% जो है दिल्ली में है, उनको गालियां देते थे, वो वोट तो छिन गए इनसे। मिडिल क्लास के लिए जो आज हुआ है 46% है दिल्ली में मिडिल क्लास। 70 लाख आप खुद ही फिगर बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक फिगर है वो। तो 70 लाख वोट को वो अफेक्ट कर गया। सीपी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉई उनको अर्थ पे कमीशन दिया है सरकार ने, वो कितने % है, और सीनियर सिटीजन को जो फायदे पहुंचाए वो कितने % है। तो देखिए करने और कहने में फर्क है। ये सरकार कर रही है, चुनाव है चाहे ना हो, चुनाव से पहले की घोषणा है ये कि सीनियर सिटीजन को देंगे, हेल्थ पे कमीशन करेंगे। और तीसरी बात ये, कौन है ये अरविंद केजरीवाल? भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हुए हैं। माफ करना, जमानत पे इनके जो 4-5 मेन लीडर हैं सारे के सारे। ये सरकार शराब में एक बोतल की दूसरी बोतल फ्री की पॉलिसी नहीं ला रही है, या शराब घर घर नहीं बांट रही है, या शराब की दुकानें नहीं खुलवा रही है। देखना पड़ेगा। कल क्या आरोप लगा दिया इन्होंने कि जी हरियाणा ने जहर मिला दिया है। मतलब इस तरह से जनता को गुमराह करके वोट मिलते हैं क्या? हो गया इनका, जितना इन्होंने राज करना था कर लिया, जितना इनको मूर्ख बनाना था बना लिया जनता को। लेकिन जनता को अब समझ आ गई है, काट की हांडी चढ़ने वाली नहीं है। इन्होंने एक कमिटमेंट बताते, सबसे पहले इनका बड़ा भारी फंडामेंटल प्रिंसिपल होता था कि लोकायुक्त बनाएंगे, बना लिया। लोका 10 साल से सरकार में बैठे, एमसीडी भी इन्हीं के पास है। क्या हुआ? कह रहे नहीं जी हम तो कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे। क्या हुआ शीश महल का? उसको 42 करोड़ रुपए का जो सामान लगाया, क्या हुआ उसका? ये सारी इंक्वायरियां पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इलेक्शन कमीशन एफआईआर करने जा रहा है। कल जो आपने जो हरियाणा वाला जो ड्रामा किया था, इन ड्रामाओं से अगर वोट मिलने लगे, और दिल्ली की जनता माफ करना सबसे अवेकनिंग जनता है, सबसे समझदार जनता है। लोकसभा में वो मोदी को देती है, यहाँ आपको दिया, लेकिन अब उसको ध्यान आ गया कि इन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया। क्या हुआ वाईफाई का? क्या हुआ सीसीटीवी का? मतलब कितनी चीजें गिनाएं। हम तो खुद दिल्ली के वासी हैं, दिल्ली के वोटर हैं, हमको सब चीजें मना है।
वो बाढ़ में क्या, फ्लड में क्या होता है, जब बारिशें आती है सारे सीवर जाम हो जाते हैं, सारा कनॉट प्लेस जाम, सारा इधर के दिल्ली के सारे एरिया जाम हो जाते हैं। कूड़ा करकट उठाने की क्या पोजीशन है, वो पहाड़ हटा देंगे जी, हटा दिए पहाड़ अभी तक, वैसे के वैसे ही खड़े हुए। तो ये जनता खुद देख रही है, खुद महसूस कर रही है, और उसके बाद जो 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, बीजेपी जो कर रही है उसको भी देखा जा रहा है, उसको भी एग्जामिन किया। एक्चुअली वाजपेयी जी वो तो सजेशन दे रहे थे, चिट्ठी लिखी थी ना बाकायदा पीएम मोदी को, और वो सजेशंस माने नहीं गए। इसी बात की चिंता जाहिर कर रहे हैं निवान जी भी और उनके पार्टी के तमाम नेता। क्यों नहीं माने गए सजेशन? अगर जनता को कुछ मिल रहा है तो कम से कम अप्रिशिएट तो करो उसको। क्यों नहीं मानेंगे सजेशन, इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी जरूर देंगे। छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए इंडिया टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुकाबला। दिल्ली चुनाव पर बजट का क्या असर पड़ेगा, इसी पर लगातार चर्चा जारी है। प्रेम शुक्ला जी, अरविंद केजरीवाल जी एक्स पर पोस्ट करके पूछ रहे हैं या ये कह रहे हैं कि देश के खजाने का एक बड़ा हिस्सा चंद अमीर अरबपतियों के कर्जे माफ करने में चला जाता है। मांग मैंने ये की थी कि ऐलान किया जाए कि आगे से किसी अरबपति का कर्ज माफ नहीं किया जाएगा। ये ऐलान आपने किया नहीं, इसलिए पूरी आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप तो अभी भी पूंजीपतियों के साथ खड़े हैं। एक भी रुपए का कर्ज किसी पूंजीपति का माफ नहीं किया गया है। सफेद झूठ बोलने वालों की बातों पर क्या कहना। वो तो कह रहे यमुना में जहर मिलाया जा रहा है। इतना जहरीला झूठ और कोई बोल सकता है क्या? राइट ऑफ करना किसी का, बैंक द्वारा राइट ऑफ किया जाता है तो वो सारा का सारा पैसा जो है वो वसूला जाता है, कोई पैसा छोड़ा नहीं जाता है। और कोई भी एक रुपए भी किसी भी पूंजीपति के कर्ज को केंद्र सरकार ने माफ नहीं किया है। ये जो है झूठ बोलने के अलावा कुछ करते नहीं। अभी आपके चैनल पे कह रहे थे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या हाल कर रखा है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। अरे भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.11 लाख करोड़ रुपए जो हैं वर्ष 2024-25 के वित्त वर्ष में खर्च किए गए थे, और 11.22 लाख करोड़ रुपए के कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रावधान वर्ष 2025-26 के बजट में किया गया है। एब्सोल्युटली फॉल्स, रिड्यूस कर दिया गया है, 10.18 कर दिया गया है। झूठ बोल रहे हैं प्रवक्ता आपके चैनल पे। मैं चुनौती देता हूं, दिखाएं कहां ये लीजिए। ये झूठ है, ये क्या बीच में चिल्ला रहे हैं आदमी? क्या हो गया इसका? क्या हो गया? देख लीजिए बजट। आप बोल रहे थे तो कोई तय नहीं कर रहा था, आप झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। उनको बोलने दीजिए, अपने टाइम पर काउंटर करिएगा ना। रिड्यूस कर दिया गया है, अपने टाइम पर काउंटर कर लीजिएगा। निवान जी बोले। प्रेम शुक्ला, बजट का संसद के बजट का दस्तावेज संसद के समक्ष पेश है। श्रीमती निर्मला सीतारमन ने स्पष्टता से बताया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में जो वर्ष 2024-25 में 11.11 लाख करोड़ था, वो वित्त वर्ष 2025-26 में 11.22 लाख करोड़ है। 0.11 लाख करोड़ रुपए जो है उसमें वृद्धि हुई है, घटाया नहीं गया है। ये कितना भी दुष्प्रचार कर लें, कितना भी झूठ बोल लें, लोग भली भांति जानते हैं कि विकसित भारत का अगर कोई रोड मैप बना रहा है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बना रही है। दिल्ली को किस तरह से इन्होंने नरक बनाने का कुकर्म किया है, यमुना कैसे गंदी की गई, जो स्वयं अकेले खांसते थे पूरी दिल्ली को खांसने पर मजबूर किसने? जवाब दीजिए निवान जी। ये दिल्ली के आम जन भली भांति जानते हैं। देखिए, आपके झूठ बोलने में अगर पूरे दुनिया में ऑस्कर मिलेगा तो ये भाजपा के प्रवक्ताओं को मिलेगा। वो डायलॉग आपने सुना है ना कि देख रहा है विनोद कैसे बातों को घुमाया जा रहा है और जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, यही कर रही है भाजपा। हम तो आपसे इतना पूछ रहे हैं, दिल्ली की जनता ये पूछ रही है कि भैया हम आपको 1 लाख, अब जनता आपको बताएगी बेवकूफ कहने का मतलब। सुन लो 1,75,000 पीछे बोल रहा था ना तू, हम केंद्र को देते हैं, हमें वापस कितना दिया केंद्र सरकार ने? कोई तड़ाक नहीं जवाब करेगा दे यहाँ दें पर, और कोई किसी के बीच में बोलेगा तो मैं रोक दूंगी सर। मैं सुनिश्चित करूंगी कोई किसी के बीच में ना बोले। अभी मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए, मैं लौटूंगी आप सबके पास। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वागत है जितेंद्र जी आपका इंडिया टीवी पर। सर, जो बजट पेश किया गया है और जिस तरीके से मध्यम वर्गीय को राहत दी गई है, धन्यवाद प्राची जी, धन्यवाद जी, जिस तरीके से मध्यम वर्गीय को राहत दी गई है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस बजट को? नहीं, निश्चय
नहीं, निश्चय आप ठीक कह रही है, मध्यम वर्ग को राहत दी गई है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा इंक्लूसिव बजट है, पीपल्स बजट है, लेकिन साथ ही साथ हर वर्ग की चिंता भी की गई है। जब मध्यम वर्ग की राहत तो है ही है, जाहिर है, जब इतनी भारी टैक्स पेयर को रिलीफ दी गई है, बाकी टैक्स दरें भी बढ़ाई गई, कम की गई हैं, लेकिन साथ ही साथ बड़ी संवेदनशीलता के साथ उसके ईज़ ऑफ लिविंग के लिए उसके दूसरे पहलुओं की भी का भी ध्यान रखा गया है। उदाहरण के तौर पर हर ज़िला अस्पताल में कैंसर का सेंटर होगा, जिस तरह से कैंसर की बढ़ती हुई प्रेवलेंस इस देश में देखने को मिल रही है। उसी प्रकार से कुछ एक औषधियाँ कैंसर की को लेकर के औषधियाँ और कुछ और दवाइयों के 37 ऐसी लगभग दवाइयाँ हैं जिनको ड्यूटी एग्जेम्पशन कर दिया गया। लेकिन इस सब के अतिरिक्त इस बजट में एक बड़ी दूरगामी सोच भी है, बड़ा फ्यूचरिस्टिक बजट है। मुझे लगता है धीरे धीरे जैसे और अधिक विश्लेषण होगा तो कुछ और पहलू इसके सामने आएंगे जिनकी चर्चा विश्वव्यापी होने वाली है। उदाहरण के तौर पर एक बहुत ही क्रांतिकारी घोषणा हुई है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, जिसकी अभी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि ये ऐसा देश है जहाँ 50-60 वर्ष तक न्यूक्लियर प्रोग्राम गोपनीयता के पर्दे में काम करता रहा। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि आज ये घोषणा होगी कि हम नई मिशन लाएंगे जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर को कैसे इन्वॉल्व करना है उसके ऊपर विचार किया जाएगा। ये उसी तरह का निर्णय है जैसे कि आज से 3-4 वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी ने अंतरिक्ष को लेकर के किया था, जब एकदम उसको प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खेल दिया था। और आप देखिए 5-6 सालों में क्या क्वांटम जंप हुआ, पूरी काया पलट गई, पूरी तस्वीर बदल गई, हजारों करोड़ों रुपए का देशी और विदेशी निवेश होने लगा उसमें। और उसी प्रकार का निर्णय, और ये केवल और केवल मोदी जी की करेज, कन्विक्शन और उनके अंदर जो क्षमता है टू ब्रेक द टैबूज ऑफ द पास्ट, उसी का नतीजा हो सकती है। इसके अतिरिक्त, और ये इस एक घोषणा से 3-4 एक वक्त आपके क्वार्टर्स एड्रेस होते हैं। एक तो भारत की अर्थव्यवस्था, जब हम बात करते हैं कि विकसित भारत पहुंचेंगे हम 5 से 4, 4 से 3 और फिर अव्वल नंबर, तो कहाँ से पहुंचेंगे? उन्हीं से सेक्टर्स के माध्यम से जो आज से पहले पिछली सरकारों के द्वारा ना पूरी तरह तलाशे गए ना तलाशे गए। उसमें न्यूक्लियर सेक्टर भी है, उसमें स्पेस सेक्टर भी है, उसमें डीप सी भी है, उसमें हिमालय भी है। दूसरा इशू जो एड्रेस होता है वो होता है क्लीन एनर्जी का, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। अब ये एक ऐसी सोच है कि जिसके बारे में सारा विश्व सोचता था कि भारत की सोच से परे है ये बातें, वो भी एड्रेस हो रहा है। और तीसरा एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो शायद ध्यान में नहीं आती कि 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर जनरेट करेंगे, ये सार्वजनिक तौर पर घोषणा की जाती है। यानी आज हम इस स्थिति में हैं कि हम दूसरे देशों के लिए टारगेट स्थापित कर रहे हैं। ये बात तो ठीक है आपकी जितेंद्र जी, इन बातों पर चर्चा हो भी रही है, लेकिन विपक्ष सबसे ज्यादा जो चर्चा कर रहा है ना वो बिहार और दिल्ली पर ही कर रहा है, और सीधे तौर पर कह रहा है कि ये तो चुनावी बजट है, चुनाव जीतना है इसलिए घोषणाएं पर घोषणाएं की गई हैं। अब उसका बड़ा सरल उत्तर है। आप मुझे ये बताइए, जब ये कहा गया कि हर जिला अस्पताल में कैंसर का सेंटर होगा, ठीक है, तो ये तो नहीं कहा गया कि केवल बिहार और दिल्ली में होगा, जो तमिलनाडु में उनका भी होगा। तो या तो ये कह दें कि भाई अगर हमें खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी हो जाए तो हम इन सेंटर्स की सुविधा का फ़ायदा नहीं लेंगे। इसी प्रकार जब ये कहा जाता है कि इन 37 दवाइयों पे ड्यूटी एग्जेम्पशन हो गई, तो या तो ये कह दें कि साहब हम चूँकि एनडीए और बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, चूँकि हम बिहार और दिल्ली से ताल्लुक़ नहीं रखते, इसलिए हम इसका फ़ायदा नहीं लेंगे। जब ये कहते हैं कि ये सिर्फ चुनावी बजट है या एनडीए के सरकारों के लिए, ये भी एक आरोप आया कि एनडीए वाली स्टेट्स के लिए बजट है, राज्यों के लिए। तो आप ये बताएं कि जब टैक्स का रिलीफ मिलेगा, 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, तो क्या तमिलनाडु में लागू नहीं होगा, क्या पंजाब में लागू नहीं होगा? यानी फ़ायदा भी ले रहे हैं। या तो इतनी निष्ठा हो, इतनी करेज हो, इतनी कन्विक्शन हो, बोले साहब ये बजट जो है ये दिखावे का बजट है, हम इसके साथ कोई लेना देना, कोई सरोकार नहीं रखेंगे, ऐसा भी नहीं कहते। तो इसलिए मुझे लगता है कि इनकी बात पर बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोचने की ना आवश्यकता है, ना समय गंवाने की आवश्यकता है। लेकिन जितेंद्र जी, अभी जहां दिल्ली में चुनाव है वहां के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं भाई पूंजीपतियों, अरबपतियों का कर्जा आप लोग माफ नहीं करेंगे। इस तरीके के ऐलान आपने किए नहीं बजट में, उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई उनकी। तो उसकी चिंता उनको क्यों है? इसका मतलब उनको अपनी चिंता ज़्यादा है। उनको लग रहा है कि एक ऐसा बजट है जिसने सारे देश को प्रभावित किया है। तो वो जब हमें ये ऐसा कह रहे हैं तो शायद मन ही मन उन्हें अपनी पराजय का खौफ सता रहा है। तो वो हमारे लिए चिंता नहीं कर रहे, वो अपने लिए चिंता कर रहे हैं।
ठीक है, शुक्रिया आपका जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।